मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीद कोर्स में आप सबको खुशामदीद। आज हमारी तजवीद की क्लास का तीसरा दिन है, तीसरी क्लास है और चौथा दिन है। और अब ये मैं दोबारा बार बार नहीं कहूँगी, सीक्वेंस के जो साथ हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें मैं तीसरा नंबर है आज, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह चौथा नंबर कहूँगी, ताकि मुझे भी कन्फ्यूजन ना हो और आपको भी कन्फ्यूजन ना हो। पहली क्लास हमारी तारुफ़ी क्लास थी, इसलिए उसको हम बस तारुफ़ में ही इंक्लूड करेंगे। क्लासेस के लिहाज से जो हमारा नंबर है वो हमारी क्लास का आज तीसरा दिन है। पहले हमने हरकत के बारे में पढ़ा, ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत बोलते हैं। फिर हमने खड़ी ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश के बारे में पढ़ा, और उसमें हमने पढ़ा कि इनको हरकत के बारे में पढ़ा कि हरकत को किस तरह से अदा करते हैं, सिर्फ 1 सेकंड जितना उसको अदा करते हैं। जैसे बा, बी, बू नरमी से अदा करते हैं, झटका नहीं देना होता। और जो फिर हमने पढ़ा खड़ी हरकत, खड़ी ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश। जी, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, जिस तरह से बा, बी, बू। अब आपको फ़र्क बताती चलूँ, जैसा कि पहले बताया दिया हुआ है, बस मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ कि खड़ी हरकत को एक अलिफ जितना लंबा करते हैं, और बड़ी हरकत ज़बर ज़ेर पेश को लंबा नहीं करते, झटका नहीं देते, और नरमी से हल्का सा बस अदा करते हैं। खड़ी हरकत जो होती हैं वो मद्दा के कायम मकाम होती हैं। जैसे मद्दा का कायदा है कि ज़बर से पहले अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव से पहले पेश हो और या से पहले ज़ेर हो। लेकिन चूँकि अगर इसको हम इस तरह से पढ़ें कि ज़बर के बाद अगर अलिफ आ जाए और उसकी आवाज़ जो है वो लंबी हो जाएगी। जैसे मद्दा को हम इस तरह से अदा कर पढ़ते हैं कि अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव से पहले ज़ेर हो, वाव से पहले पेश हो और या से पहले ज़ेर हो, तो इसमें हम उसको लंबा कर लेते हैं। लेकिन चूँकि मद्दा का मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे अलिफ है और अलिफ मद आ है, अलिफ अ की आवाज़ निकालता है, अलिफ मद आ जो है वो आ की आवाज़ निकालता है। देखिए, मैं छोटी सी आपको मिसाल देती हूँ ये 2-3 लफ्ज़ों के साथ। जैसे ज़बर के बाद अलिफ है, तो बा ज़बर अलिफ बा ज़बर बा और बा ज़बर अलिफ बा। इसी तरह बा पेश बू, बा पेश वाव बू, इसकी आवाज़ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अब या साकिन से पहले ज़ेर है, या ज़ेर के बाद या साकिन आ जाए तो आवाज़ लंबी हो जाएगी, यानी कि एक अलिफ का एडिशन हो जाएगा, बा ज़ेर या बी। ये तो हो गया हमारा पिछली क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब हम चलते हैं हमारी आज के लेसन की तरफ। आज का हमारा लेसन है तनवीन का। 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन बोलते हैं, और इसको अदा जब हम करते हैं तो इसमें थोड़ा सा गुन्ना होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नून और मीम की जो आवाज़ें हैं वो दोनों ही इसमें शामिल होती हैं तनवीन के अंदर। 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को अदा करते वक्त हमारे थोड़ा सा गुन्ना हो जाता है। जैसे बा 2 ज़बर बन, बा दो ज़बर बन, इसमें आप देखें बन आवाज़ थोड़ी सी नाक में जा रही है। तन, सन, जन, इस तरह से, ठीक है। ये वाली जो मश्क है ये ज़बर के साथ। अब 2 ज़ेर के साथ ये भी तनवीन है। बा 2 ज़ेर बिन, ता 2 ज़ेर तिन, सा 2 ज़ेर सिन। इसी तरह ये सारी तख्ती जो है ये चलती रहेगी तनवीन के साथ, ज़ेर के साथ। अब 2 पेश को देखें, बा 2 पेश बुन, ता 2 पेश तुन, सा 2 पेश सुन। इसी तरह इनमें दोनों में गुन्ना का थोड़ा सा एलिमेंट शामिल हो जाता है, तो इसीलिए इसको तनवीन बोलते हैं, यानी कि इसमें गुन्ना का थोड़ा सा असर आता है। अब तनवीन के साथ कई कायदे जुड़े होते हैं। तनवीन के साथ कायदे इसलिए जुड़े होते हैं कि तनवीन के नून साकिन और तनवीन के काफ़ी ज़्यादा कायदे हैं, जो कि हम आगे इंशाल्लाह अस्बाक में पढ़ेंगे। बस आपने ये याद रखना है कि तनवीन जो है इसमें थोड़ा सा गुन्ना का एलिमेंट आता है। अब हमारा जो लेसन है
उसमें हम एक और अलामत को ऐड करेंगे। पहले हमने हरकत पढ़ी, हमारा हरकत का लेसन मुकम्मल हो गया। ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश जिनको तनवीन बोलते हैं, और खड़ी हरकत जो थी खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, हरकत का हमारा लेसन मुकम्मल हो गया। अब हम अलामात की तरफ आएंगे। तनवीन के साथ मैंने साकिन जो जज़म है इसको सुकून बोलते हैं। इसका लेसन इसलिए रखा है कि नून साकिन और तनवीन के काफ़ी ज़्यादा कवायद होते हैं। कवायद जो हैं ज़्यादातर इनके साथ जुड़े होते हैं, जिनमें किन से रिलेटेड ही है, मद्दा और लीन भी है, वो भी इससे ही रिलेटेड है। ये सब तनवीन के साथ ही जुड़े होते हैं, तनवीन और नून साकिन के साथ। अब ये देखें, नून साकिन और तनवीन की हालतें आएंगी, इदगाम, इज़हार, इक़लाब, इख़फ़ाई, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन चूँकि ये साथ, इसीलिए मैं इस क्लास में दोनों टॉपिक्स को सम अप करूँगी, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ ही आप और जज़म के साथ ही कलकला का कायदा जुड़ा हुआ है, और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कलकला क्या होता है और कलकला किसे और कब क्यों कहाँ पे किया जाता है। कलकला किसी हर्फ ये जिस हर्फ पे पड़ी होती है वो साकिन हो जाता है, यानी कि उसकी अपनी जो हरकत है वो कोई हरकत नहीं उसकी रहती है, वो सिर्फ अदा होता है, साइलेंट हो जाता है इतना, लेकिन उसकी हरकत ख़त्म हो जाती है। साइलेंट नहीं होता लेकिन उसकी हरकत ख़त्म हो जाती है। अब जैसे अलिफ ज़बर बा, अब इसको हम अब पढ़ेंगे। अब इब उब, अत इत उत, अस इस उस। ठीक है, यही यहाँ पे सारे आगे जो हरूफ हैं, ये तख्ती ये यहाँ तक आगे चलती रहेगी। यहाँ पे हमें इसकी मश्क है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे आपको ये क़ाफ तौ बा जीम दाल, ये जो हरूफ है ना, इनके ऊपर अगर साकिन हो जज़म हो तो इन पे कलकला होता है। कलकला की मश्क हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जज़म जो है वो किसी भी हर्फ पे हो सकती है, लेकिन आपने बस ये याद रखना है कि कलकला सिर्फ क़ाफ तौ बा जीम दाल पे होता है। जो आज का लेसन है उसको किसी भी नूरानी कायदे से आप दोहरा सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।